हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ज़ारा और H&M की। तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है उनको बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके चक्कर में। बांग्लादेश अगर हम एक्सपोर्ट की बात करके चले तो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्लोथिंग के अंदर। अगर हम बात करके चले 2023 के अंदर अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 50% यूरोपियन यूनियन के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है वो बांग्लादेश से होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 17% और यूके के अंदर ऑलमोस्ट 12%। H&M 1000 से ज्यादा फैक्ट्री से अपना माल सोर्स करता है और ज़ारा की बात करके चले तो वो 12 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से माल लेता है। तो अभी ये क्राइसिस जल्दी जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि अभी ये कंपनीज ऑल्टरनेट ढूंढे और हो सकता है कि इंडिया के पास में काम आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज भी एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देता है। पर गल्फ में अभी वॉर वाले सीन हो सकते हैं, इसके चक्कर में शायद इंडिया पे एक काम आ जाए। लेट्स सी क्या होता है। अगर हम रशियन गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने एंड्रॉइड और आईओएस को बैन करने की बात करी है। मतलब गूगल, एंड्रॉइड, जितना प्रोडक्ट है ना यूएस का, सबको बैन करो। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई, फोन चलाओगे किस पे? सिम्बियन पे चलाओगे क्या? एंड्रॉइड आईओएस सबको बैन कर दोगे तो फोन चलेगा कैसे? अभी के टाइम पे यही तो बड़ी टेक्नोलॉजी चल रही है। या फिर चाइना से हुआवे वाली स्किन लेके उसके ऊपर काम करोगे, पर उसका भी बेस कहीं ना कहीं एंड्रॉइड ही है। मजा तो ये है सिम्बियन ओएस वापसी आ जाए भाई, सिम्बियन ओएस के ऊपर चल रहा हो। बाकी रशिया जो स्टेप्स ले रहा है यूएस के अगेंस्ट, इसकी वजह से इनको भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वहां पर नेटफ्लिक्स को बैन कर दिया, जितनी भी फॉरेन वेस्टर्न कंपनीज के टेक थे जो भी चल रहे थे सबको बैन कर दिया गया, जिसके चक्कर में रशिया का खुद का वीडियो होस्टिंग जो सर्विस है उसको भी दिक्कत आई, वो भी कोलैप्स कर गया, क्योंकि वहां पे भी गूगल सर्विसेज कहीं ना कहीं चाहिए थी। रशिया का मैं नहीं कह सकता, पर मेरी लाइफ के अंदर गूगल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्च मारना है तो गूगल है, ईमेल बात करके चले तो वो गूगल का है, एंड्रॉइड की बात करके चले तो गूगल का है, सर्च नॉर्मल क्रोम यूज करता हूं तो वो गूगल का है। अगर मैं अपने टीवी की बात करके चलूं तो वो एंड्रॉइड गूगल का है। मेरे ऑफिस के अंदर जो वाईफाई राउटर्स मैश लगा हुआ है वो भी गूगल का है। तो बहुत सारी चीजें गूगल पे तो चल ही रही है। या फिर आप कह सकते हो यूएस बेस्ड कंपनीज पे तो हमारी ऑलमोस्ट लाइफ डिपेंडेंट है इस टाइम पे। अगर हम वॉरेन बफेट की बात करके चले तो अभी के टाइम पे वो यूएस फेड से ज्यादा गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड करते हैं। ये बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। अभी सिंपल सी बात एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि क्रैश आएगा, उसके चक्कर में पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। अभी कल वाली वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो मुझे लगता है कि क्रैश आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई हमको भी लगता है कि क्रैश हो सकता है, बट कई लोगों का अलग ही ओपिनियन था। कई लोग कह रहे थे वॉरेन बफेट पागल आदमी है, वॉरेन बफेट सही नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। मतलब मजा तो जिंदगी का यही है ना, जिन्होंने जिंदगी में इन्वेस्ट नहीं किया है वो वॉरेन बफेट जी जैसे लोगों को बोल रहे हैं कि उनको समझ नहीं है। फन वाली बात तो ये है जिंदगी में, किसी को क्रिटिसाइज करना है ना, पहले उसके एटलीस्ट 10% तक तो पहुंच जाओ। पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स उनको लुकअप करते हैं, और आप जिसने बुल रन के अंदर 100-200 रुपए की एसआईपी चला के अपना रिटर्न दिखा दिया, देखो मेरा रिटर्न 12-15% का आ रहा है, आप लोग वॉरेन बफेट जैसे लोगों का मजाक बना रहे हो यार। अगर एक बंदे ने कहा होता तो मैं उस कमेंट को शायद डिलीट भी कर देता, पर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे और मैं वॉरेन बफेट को कहीं ना कहीं अपना मेंटर मानता हूं, तो इसलिए मुझे पर्सनली लेवल पे बुरा लगा, इसलिए मैं सुना रहा हूं। बाकी अगर जापान स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो 11% बढ़ती हुई दिखाई दी है, एक जबरदस्त लेवल का बाउंस बैक दिखाई दिया है। और इसका बड़ा रीजन कहा जा रहा है जो बैंक ऑफ जापान है उन्होंने 0.25% जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, और उन्होंने ये भी सिग्नल दिया है कि आने वाले टाइम में और भी बढ़ा सकते हैं। साथ में उन्होंने बॉन्ड्स की जो परचेजेस थी उसको घटाने की बात करी है, जिसके चक्कर में इनकी जो करेंसी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है, ऑलमोस्ट 3%। बाकी जब तक मैं न्यूज शूट कर रहा हूँ कोई बड़ा कांड तो नहीं हुआ है, तो मार्केट में इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बट होप फॉर द बेस्ट। बाकी अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ कोई कांड तो नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक कोई क्रैश दिखाई नहीं दिया है हमको। बाकी जो हमारा मेन चैनल है साहिल खन्ना, मैं उसको रिवाइव करने का प्लान कर रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम के अंदर ही हमने मल्टीपल वीडियोस निकाली है, जैसे अभी हमने रिसेंटली नेगोशिएशन के ऊपर एक पूरा कोर्स निकाला था जो कि कंप्लीटली फ्री था, आप उसको देख सकते हो। और आज ही हमारी एक और वीडियो आई है जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग चेंज हो रही है। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई है जो कि दिमाग खोल के रख देगी, और आपको पता लगेगा कि अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये एक मीटअप की रिकॉर्डिंग है जहाँ पर मेरे प्रीवियस जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया था और उनको बता रहा था कि किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं। तो मैंने सोचा उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डाल देते, तो देखना बहुत सारी इनसाइडर टॉक्स थी जिसको ऑन कैमरा नहीं बता सकते थे, तो उसको हमने नहीं डाला है। बट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अगेन बहुत सारे लोगों के लिए इनसाइडर हो सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को देखना। 30 मिनट के आसपास की ही वीडियो है, छोटी है। अब एक अच्छी खबर ये है, सॉफ्ट बैंक बैक्ड जो यूनिकॉमर्स है उसका आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया 3 ही घंटे के अंदर। जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने 5.73x इन्वेस्ट किया है। ओला का भी आईपीओ
4.26x हो गया फाइनल डे के अंदर। मतलब दबा के, मतलब सॉफ्ट बैंक के जो पैसे लगे हुए थे वो कहीं ना कहीं निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिन लोगों को इस कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टअप बबल 2.0 देख लेना, उसके अंदर समझ में आ जाएगा इसकी टोपी उसके सर वाली थ्योरी। और आपको समझ में आएगा क्यों सॉफ्ट बैंक अभी खुश होगा, और आपको समझ में आएगा सॉफ्ट बैंक अभी खुश क्यों होगा, और क्यों मुझे लगता है कि अब इंडिया में फंड्स आ सकते हैं अगर ग्लोबल कंडीशन सही रहती है तो। बाकी अगर अनअकैडमी की बात करके चले तो उन्होंने क्लियर कर दिया है 2024 के अंदर कोई अप्रेजल नहीं मिलेगा एम्प्लॉइज को। जो अनअकैडमी के सीईओ है गौरव मुंजाल जी, उन्होंने बोला है हमारे को ग्रोथ तो नहीं मिली है बट हमारा बर्न लो पे ही रहा है, मतलब कंपनी लॉस में है, सीधी सी बात यह है। बट उनके पास में देखा जाए तो बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा है, इस चक्कर में कोई सर्वाइवल रिस्क तो नहीं है। बायजूस जैसा कांड होता तो दिखाई नहीं देगा हमको अनअकैडमी के साथ में, अगर कोई बहुत बड़ी चीज ना हो जाए तो। जहां पर 2023 के अंदर भी हमने देखा था कि इंप्लॉइज को कोई भी कैश अप्रेजल नहीं मिला था बट परफॉर्मेंस लिंक स्टॉक ऑप्शन जरूर मिल गए थे। गौरव मुंजाल ने बोला है 2023 एवरेज रहा था, 2024 अबव एवरेज रहा है, बट फिर भी कंपनी ने अपने ग्रोथ गोल्स को हिट नहीं किया है। अगर हम बायजूस की बात करके चले तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है भाई कुछ भी आदेश देने से पहले प्लीज मेरी बात सुन लेना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। देखो सिंपल सी बात यह है, बायजूस के पास में पैसा नहीं था, हमारे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और अभी बीसीसीआई वाली खबर निकल के आई थी जहां पर बीसीसीआई को बायजूस को पैसे देने थे। वो पैसे कहां से आए अचानक ही, इन्होंने उनके पैसे दे भी दिए। अब वो पैसे कहां से आए, अब जो यूएस बेस्ड लेंडर्स है उनका कहना है जो बायजूस ने पैसे गायब किए हैं, जो एलिगेशन है पैसे गायब करने का, उसी में से निकाल के पैसे दिए गए हैं बीसीसीआई को। अब जिनको नहीं पता, बायजूस की मेन कहानी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स रो रहे हैं, उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, या यूट्यूब पे आपने जो नेगेटिव कहानियां सुनी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है बायजूस का ये है कि उन्होंने लेंडर से पैसा लिया, उधार लिया है बेसिकली, एक अपनी कंपनी के अंदर लिया, वहां से पैसा गायब कर दिया और वो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। अब वो जो पैसा गायब किया है वो कहां है, कोर्ट ने पूछा पैसा कहां है, उन्होंने कहा मैं नहीं बता सकता। सारा बवाल ये है। अगर हम कंट्री डिलाइट की बात करके चले तो उन्होंने 70 करोड़ रुपए रेज करा है एज अ पार्ट ऑफ डेट। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा की बात करके चले तो भाई कंबाइंड वैल्यूएशन बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वायाकॉम 18 की वैल्यूएशन है 33,000 करोड़ रुपीस, स्टार इंडिया की वैल्यूएशन है 26,000 करोड़ रुपया। टोटल जो कंबाइंड मर्जर बनने वाला है जिसके अंदर रिलायंस ने 11,500 करोड़ रुपीस डाले हैं, वो 70,000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। अगर हम एस्ट्रो योगी की बात करके चले तो उन्होंने एस्ट्रो टॉक के ऊपर ट्रेडमार्क क्लेम किया है। उन्होंने कहा है कि आपने हमारा ट्रेडमार्क वॉयलेशन किया है। लोगों में तो मुझे उतना सिमिलरिटी नहीं दिखाई दे रही है। एक बार को एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक, तो एस्ट्रो साहिल भी कर दूंगा, एस्ट्रो तो कुछ भी कर दूंगा। ऐसे टेक्निकल गुरुजी हुआ करता था किसी जमाने में, सब ने टेक्निकल लगा के शुरू कर दिया था, तो इसका मतलब तो टेक्निकल गुरुजी सबके ऊपर केस कर दे। हाँ आप ये कह सकते हो येलो थीम के ऊपर भी यूज किया गया है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है बट चीजें थोड़ी थोड़ी अलग ही दिख रही है। लेट्स सी कहां जाती है पूरी पूरी कहानी, क्योंकि एस्ट्रो योगी 2001 में शुरू हुई थी कंपनी। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, याहू, AOL के साथ में मिलकर काम किया था। 2016 के अंदर उन्होंने अपना ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन निकाला और 2017 के अंदर एस्ट्रोटॉक शुरू हुआ था। अब पता नहीं इतने सालों तक इनको पता नहीं लगा, अचानक अभी कैसे पता लग गया। एस्ट्रोटॉक इतना बड़ा प्लेयर है, पैसे रेज कर रहे हैं, दबा के ऐड चला रहे हैं, अभी तक कहानी नहीं निकल रही थी, अचानक लगा कि भाई ट्रेडमार्क मिलता जुलता लग रहा है। अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करके चले तो Q1 का जो प्रॉफिट है 158% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 4,159.9 करोड़ की ओर पहुंच गया। अब यहाँ पे मजे की बात यह है जो इनका मोबाइल रेवेन्यू है 10% से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। आरपू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 200 रुपए से 211 रुपए पहुंच गया है। एबिटा मार्जिन 53.7% के आसपास है। अगर हम एमिरेट्स, ब्रिटिश एयरवेज की बात करके चले तो 10,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस भेजा गया उनके ऊपर। कहा गया है कि भाई उन्होंने अपने आप को एग्जेम्प्ट और नॉन एग्जेम्प्ट सर्विस के अंदर डाला, उनके ऊपर जीएसटी लगना था, उन्होंने जो सर्विसेज दी है उसके ऊपर जीएसटी लगना था, पर उन्होंने जीएसटी का घोटाला किया है। सिमिलरली बाइनेंस के साथ में ये देखने को मिला, उनको भी जीएसटी नोटिस दिया गया है 722 करोड़ का। अभी जब बाइनेंस इंडिया में आने की बात कर रहा था उन्होंने 18 करोड़ की पेनल्टी भी दी थी ताकि इंडिया के अंदर वो आ सके, बट बाइनेंस ने अपने आप को जीएसटी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं रजिस्टर किया है और कहा जा रहा है इन्होंने 4,000 करोड़ रुपया जो ट्रांजेक्शन फीस है उससे कमाया है इंडियन कस्टमर से। तो ये वाला जो जीएसटी फीस है ये उसकी बात हो रही है यहाँ पर। बाकी गवर्नमेंट ने जो इंश्योरेंस प्रीमियम होते हैं उससे 8,263 करोड़ रुपीस कमाए हैं, 18% जीएसटी लगता है उससे। तो हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वहां से भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट 18% जीएसटी से कमा रही है। ऑल दो जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है अगर हम ले रहे हैं, दिस मीन्स हमको सर्विस नहीं मिल पा रही है उस लेवल की,
तभी हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिस्कशन चल रही थी कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी हटाना चाहिए, मैं भी इसी के साथ हूँ। अगर हम आईटीसी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है चाइनीज चीप सप्लायर्स की वजह से जो पेपर और पैकेजिंग सेक्टर था उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। उन्होंने बोला है जो Q1 है वो थोड़ा सा रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आईटीसी के एफएमसीजी सेगमेंट की बात करके चले तो उसका रेवेन्यू 6.3% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एफएमसीजी मतलब जो उनके स्नैक्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, या पर्सनल वॉश, फ्रेगनेंस, अगरबत्ती वगैरह हो गए। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करके चले तो उन्होंने फ्लिपकार्ट मिनट्स निकाल दिया है बेंगलुरु के अंदर। अगर आप वहां से हो तो बताना भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका। कंपनी का कहना है कि 4 हफ्ते के अंदर और तेजी से वो एक्सपेंड करेंगे। मिनट्स बेसिकली जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी का जो इंस्टामार्ट है उन सबसे compete करने के लिए बनाया गया है फ्लिपकार्ट के थ्रू प्रोडक्ट। अगर हम यूट्यूब की बात करके चले तो वो पिक्चर इन पिक्चर एड्स का प्लान कर रहा है लाइव स्ट्रीम के अंदर। तो अगर आप लाइव स्ट्रीम वीडियोस देख रहे हो तो उसके अंदर छोटी साइड में होके वीडियो आ जाएगी, उसके अंदर साइड में छोटी होके एड्स वेड्स आया करेगी, जिसकी वजह से वीडियो भी नहीं छूटेगी और एड की एड दिख जाएगी। बाकी यूट्यूब की बात करके चले तो एक यूट्यूबर ने ओपन एआई के ऊपर लॉ सूट फाइल किया है, $5 मिलियन की डैमेजेस मांगी है। बेसिकली उनका कहना है कि ओपन एआई ने उनके कंटेंट से अपना मॉडल ट्रेन किया है, सबटाइटल्स लिए हैं बिना उनकी परमिशन के और वगैरह वगैरह ऐसा तो कुछ किया है। और ये खबरें पहले भी निकल के आई थी कि बहुत सारी वीडियोस से ट्रेन किया है ओपन एआई ने अपने आप को, और ये थोड़ा सा अनएथिकल तो है। बट कंटेंट अगर आपने यूट्यूब पे डाल दिया है तो मैं मान के चल रहा हूँ पब्लिक डोमेन में आ ही चुका है। अगर हम गूगल की बात करके चले, उनका जेमिनी 1.5 प्रो है वो जीपीटी 4o से आगे निकल गया है। एक बेंचमार्क है उसके अंदर सबको लिस्ट किया गया है, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर। नंबर 1 पे देखा जाए तो गूगल है, फिर जीपीटी है, फिर जीपीटी मिनी आता है, फिर क्लॉड वगैरह वगैरह आते हैं। और बड़ी बात यह है कि भाई जीपीटी मिनी भी इस लिस्ट के अंदर आ रहा है। अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट आप देख सकते हैं, आज मार्केट भाई लग रहा था कि मार्केट ऊपर भी बंद हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते एंड क्लोज नेगेटिव में ही हुई है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।